स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, एक्चुअल ब्रीच। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बताओ, एक्चुअल ब्रीच कब होता है, ऑन द पर्टिकुलर डेट, है ना, ऑन द ड्यू डेट चलेगा, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया, कहता है एक्चुअल ब्रीच कब होता है बेटा, ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। अब किसका एग्जाम्पल लूँ जो बुरा ना माने, है ईशान का, बुरा तो नहीं मानेगा, थोड़ा वियर्ड एग्जाम्पल है। अब एक लड़की इसको पसंद आ गई थी कॉलेज में, सबको पता ही है ना, और उस लड़की को जाकर, लड़का बहुत अच्छा है हमारा, उसने जाकर सीधा क्या बोला था कि क्या मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी। तो लड़की ने कहा कबूल है कबूल है कबूल है, ठीक है, पर ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे कबूल से काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो 7 फेरे लेने पड़ेंगे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, ओके वी विल टेक 7 फेरे। हाँ, तो अब यहाँ पर कौन सी डेट चुन लें आपकी शादी की, है 31 जून ले लेते हैं, चलेगा, ठीक है, इमेजिनरी है ना, इसीलिए इमेजिनरी डेट, ठीक है। तो इसने कहा कि 31 जून को हम क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, ये इमेजिनरी है। तो 31 जून को भाई हमारे भाई की शादी है, चलेंगे सब लोग, चले, ठीक है। सुनो, शादी के दिन लड़की भग गई, बताओ ये क्या हुआ है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट पे लड़की भाग गई। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 भी तो हो सकता था, क्या हो सकता था कि नहीं, पहले भागी तो वो तो एंटीसिपेटरी होगा, फेरे हो रहे थे, फेरे होते होते ही उसका एक्स सामने आ गया और वो भाग गई, तो क्या हुआ है, एक्चुअल ब्रीच बट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, चलेगा। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, 2 प्रकार से, नंबर 1 ऑन द ड्यू डेट, नंबर 2 ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, डन। और अगेन ये कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। देखो यहाँ पे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द एंटीसिपेटरी ब्रीच, इन केस ऑफ द रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल ब्रीच। द पार्टीज टू द लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस, बट व्हेन one of the parties breaks the contract or refuse to perform his promise, he has committed a breach. In that case, the party to a contract obtains the right of action against one who has refused the promise. चलो लिखो, actual breach of contract आज आरुष लिख क्यों नहीं रहा है, ये पूरा लिख लिया, अच्छा क्या लिखा था हमने, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स refusal to perform the promise on the scheduled date. Done. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन में, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी कमिटेड, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड, और उसके नीचे 2 ऐसे फिर से एरोज, पहले एरो के नीचे लिखो ऑन द ड्यू डेट, और दूसरे एरो के नीचे लिखो ड्यूरिंग द
परफॉर्मेंस। इजी समझ आ गया? ओके चलो, अब ये ऐसा है कि ये एग्जाम्पल रीड करो, आप में से किसी को कहा जाएगा इसको सुनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 3, केशव। बहुत बढ़िया। किस दिन देने थे बैग? और 1 फरवरी को ही फेल्ड टू सप्लाई द बैग्स, तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्चुअल ब्रीच। इजी। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखो। Actual breach can also occur during the performance of the contract. Comma, when one party refuses to act or perform his obligations by express or implied act, क्लियर हो गया? चलो, टॉपिक का एक पार्ट खत्म, अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, रेमेडीज ऑफ द ब्रीच। पहले तो हेडिंग बनाओ और ये 5 नाम आपको लिखने हैं। लिखो, चार्ट बनाओ बुक नोटबुक के अंदर भी। चलें, लिखा गया। अब पहले समझ लेते हैं एक बार। कहता जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, जब भी ये रेमेडीज़ वर्ड सुनती हो ना, तो
तो मेरे दिमाग में ना एकदम महाभारत सी आ जाती है। महाभारत में अर्जुन जब लड़ने गए थे तो उनके पास बहुत सारे तीर थे, वो जो पीछे ऐसे वो बास्केट सी लगी होती है उसके अंदर पड़े होते हैं। अब सामने जितना खतरनाक दुश्मन होगा उसके अकॉर्डिंग हम तीर छोड़ेंगे, करेक्ट है? तो हमारे पास भी ऐसे ही बास्केट है और बास्केट के अंदर बहुत सारे तीर पड़े हैं। डिपेंडिंग अपॉन द दुश्मन जो आगे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। डन। तो कभी कभी तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें डैमेजेस चाहिए, या हम क्या बोल सकते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है? या फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या फिर सूट फॉर इंजंक्शन। पहले मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया था और अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं सबसे पहले इन दो शब्दों का ही मीनिंग बताऊंगी क्योंकि ये सबसे छोटे हैं और इनको पढ़कर हम ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद आता है क्वांटम मेरिट। क्या होता है? क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? वहीं पे नीचे लिख लो जहाँ पे आपने चार्ट बनाया है, एज मच एज अर्नड। एज मच एज अर्नड। डन। चलो सबसे पहले हेडिंग निकालो, लिखो क्या? वही दोनों मीनिंग समझाने लगी हो। देख बच्चे, हमारे पास ना ये दो शब्द आएंगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन, ठीक है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। केशव थोड़ा सा इधर हो जाओ, ऐसे शक्ल दिखनी चाहिए एकदम। तो मैं केशव के पास गई, मैंने केशव को जाके बोला, मैंने कहा केशव, माधव पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा मिलेगा क्या? कह रहा है पैसा तो बहुत है मेरे पास, मैं मदद भी करता हूँ लोगों की, पर आपको तो मैं इतना जानता भी नहीं अभी, कैसे पैसा दे दूँ? मैंने कहा मैंने बताया भी, अपना गांव भी थोड़ा आसपास ही है, आपका अंबाला, मेरा थोड़ा सा आगे जाके पटियाला है, तो हम ऑलमोस्ट सेम से गांव के ही हैं, तो दे दे पैसा। कह रहा नहीं दूंगा पैसा ऐसे। कहता अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। ऐसी घिनौनी बात की आपने कि हम साथ साथ है। कहाँ साथ साथ है? स्टेट भी अलग है, आपका पंजाब है और हमारा हरियाणा है। हाँ, ई ना हो भाई, मैं नहीं दूंगा आपको पैसा। मैंने कहा अच्छा सुन, मैं कुछ गिरवी रख दूं फिर मिल जाएगा लोन? कह रहा ठीक है। अब मेरे पास ना वैसे तो कुछ खास था नहीं, लेकिन क्या था मेरे पास? मेरी दादी की दादी की दादी की दादी का पुश्तैनी हार, ठीक है? समझ आया? ऐसे सेंटी नहीं होना बेटे, बस मेरी दादी की दादी की दादी का पुश्तैनी हार मेरे पास पड़ा था। मैंने कहा अच्छा चल ये रख ले, गिरवी रख, और इसके बदले में मुझे पैसा दे दे। वो गिरवी रख लिया और मुझे पैसा दे दिया। डन, कोई शक? अब मैंने कहा था कि ड्यू डेट पे मैं आऊंगी और पैसा दे दूंगी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मैं इसके पास गई और मैंने इसको पैसा पकड़ाया और मैंने कहा हार दे। ये कह रहा है मैडम कैसी बातें कर रहे हो, अब बैठो तो सही। आओ बैठो, क्या खाओगी पहले ये बताओ? चाय समोसा क्या खाना है? मैंने कहा खाना वाना कुछ नहीं है, पिछली बार आपने हमारे पे भरोसा नहीं दिखाया था, मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है, पैसा पकड़ो और मेरा हार दो। मैडम बैठो ना, बताओ क्या क्या चाहिए, क्या खाओगे पियोगे क्या? जो बात गई सो बीत गई, हाँ आ जाओ बैठो बात करते हैं। मैंने कहा हाँ जी, बैठ गए। अब समोसे समोसे तो सबको ही अच्छे लगते हैं, गुहाना के मंगाना, हाँ वो बेटर है। अब समोसे खा रहे हैं हम, समोसे खाते खाते चाय पीते पीते ये भाई साहब मुझे पता क्या कह रहे हैं कि मैंने ये हार कितने का होगा? मैंने कहा बहुत पुराना है, एंशियंट है ना, महाराणा प्रताप के ज़माने का है ये, तो इतना महंगा होगा जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। कह रहा नहीं फिर भी। मैंने कहा मैंने लोन आपसे कितना लिया था? कहता 1 करोड़ रुपए का। मैंने कहा ये हार जो है ना उसका 10 गुना है, यानी कम से कम 10 करोड़ की कीमत है इसकी। कह रहा अच्छा। ऐसे झुका नीचे
और निकाले पैसे। कह रहे ये पकड़ो आप 10 करोड़ रुपए और 1 करोड़ जो है पहले, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो रहने दो, रखो आप ये पैसे, ये हार मुझे दे दो। ये हार मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा ई ना हो पाई। कह रहा चलो 1 करोड़ और ले लो। मैंने कहा नथिंग डूइंग। हमारे बीच में क्या तय हुआ था कि जिस दिन 1 तारीख को मैं आपको लोन का पैसा अदा कर दूंगी तो आप मुझे मेरा हार वापस कर दोगे। लेकिन अब आप पलटी मार रहे हो सर। और ये पलटी पता है क्यों मार रहा है? क्योंकि ईशान वाले कॉलेज में ये भी गया था और वहाँ पे उसको भी लड़की पसंद आ गई। अब वो जो लड़की है उसको इसने गलती से हार दिखा दिया। अब वो लड़की कह रही है हार तो मुझे चाहिए, है ना बाबू, ये हार तो हमें चाहिए। अब बाबू क्या करेगा बेचारा? हार लेगा और उसको देगा, तभी तो लड़की पटेगी। मतलब आगे के लिए भी समझ जाओ। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस कमज़ोर है ना इसमें, तो कहानी बनाते बनाते तो सही है। अब आप मेरे साथ मोल भाव कर रहे हो और अब मैं किस बात पे अड़ी हुई हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, जैसा कहा था वैसा करो। और अगर ये नहीं कर रहा तो मैं क्या कोर्ट में जाकर जज साहब को कह सकती हूँ कि इसको बोलो जैसा हमारे बीच में तय हुआ था वैसा करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ आई बात? कैसा करना है? जैसा कहा था वैसा करने के लिए हम इसको कहाँ ले जाएंगे? कोर्ट में। आप देख रहे हो सूट फाइल करेंगे। सूट का मतलब क्या होता है? केस फाइल करना। और कोर्ट में जाकर हम क्या मांगेंगे इससे कि जैसा कहा था वैसा करे। जज साहब इसको बोलो कि he is bound to do, perform the act which he said that he will be doing. Done? देखो यहाँ पे where the damages are not adequate remedy in the case of the breach of contract, the court may in its discretion on the suit for the specific performance, ये देखो, direct the party in breach to carry out his performance according to the, ठीक है? कोई दिक्कत? अब कह रहे नहीं मेरे को तो दिक्कत है, हमें तो समझ नहीं आया। मैंने कहा हालांकि बहुत सिंपल था, हमने तो इतना बोला जैसा कहा था वैसा करो। क्या बोला हमने? जैसा कहा था कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा तय हुआ था वैसा कीजिए। कह रहे समझ नहीं आया, थोड़ा और समझाओ। मैंने कहा चलो फिर पढ़ाई छोड़कर हम लोग थोड़ी सी कहानियाँ डिस्कस करते हैं। बचपन में एक कहानी सुनते आ रहे थे हम। वो कौन सी कहानी थी बेटे? द वुड कटर एंड द एक्स। क्या हुआ था उसमें? एक लकड़हारा था, पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। उसका जो कुल्हाड़ा था, ईशान, उसका कुल्हाड़ा कहाँ गिरा बेटे? हाँ, और फिर वो किनारे, पॉन्ड के किनारे में से नदी थी, नदी के किनारे बैठ के वो रोने लगा। फिर उसको रोते देखकर नदी की देवी निकल कर बाहर आई, है ना ईशान? फिर नदी की देवी ने क्या बोला बेटे? हाँ, वो दोबारा पानी में गई और सोने की कुल्हाड़ी उठाकर ले आई। तो फिर लकड़हारे ने क्या बोला? ये मेरी नहीं है, मुझे तो मेरी वाली चाहिए। फिर वो क्या किया ईशान? हाँ, फिर वो फिर अंदर गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आ गई। फिर अच्छा, फिर वो हाँ, और फिर उसने एक्सेप्ट कर ली। तो उसने क्या बोला? आई वॉन्ट ओनली मेरे वाला कुल्हाड़ा, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ आई बात? लिखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसकी एक लाइन लिखवा देती हूँ। लिखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। Point number 1, when the damages are not adequate remedy. फुल स्टॉप। ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन लिखो, इट इज अ रेमेडी इन विच
court orders the defaulting party to actually perform the contract instead of paying damages. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, स्पेशल परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिख लो या स्पेशल परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड, इसके नीचे 2 एरो लगा लेना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ग्रांटेड, उसके नीचे 2 एरोज, पहले एरो के नीचे लिखो व्हेन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन is not adequate remedy. When monetary compensation is not adequate remedy. अच्छा देखो, केशव पैसे तो देने को तैयार था ना मुझे, और जितने का हार था उससे कई गुना ज़्यादा देने को तैयार था, पर मेरे को क्या चाहिए था, मेरी दादी की दादी की दादी की दादी का पुश्तैनी हार, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, वो हमें चाहिए थी। ठीक है, उसके साथ इमोशंस भी अटैच थे और पैसे में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। डन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वाले एरो के नीचे लिखो द सब्जेक्ट मैटर इज यूनिक और स्पेशल। द सब्जेक्ट मैटर इज यूनिक और स्पेशल and cannot be easily replaced, and cannot be easily replaced। समझ आया? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी बाबू सोना जो है उसको तो कुछ और भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी दादी की दादी की दादी की दादी का हार जो है उसका कोई रिप्लेसमेंट है? अब मैं इतनी दादियाँ कहाँ से वापस लाऊंगी, है ना? तो पुश्तैनी हार तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन या तो आपकी गर्लफ्रेंड की कोई डिमांड चेंज हो सकती है या फिर गर्लफ्रेंड ही चेंज हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर हमारे यहाँ तो हार नहीं बदला जा सकता ना। तो अब यहाँ पर हम कोर्ट में जाकर क्या बोलेंगे, मुझे मेरा वाला हार वापस चाहिए। ठीक है, साइड पे आप लिख भी सकते हो याद रखने के लिए, मेरा वाला, है ना, मेरा वाला ही मुझे चाहिए। अब मेरा वाला चाहे हार कह लो चाहे मेरी वाली एक्स कह लो। डन। नेक्स्ट, सूट फॉर इंजंक्शन। नेक्स्ट इज सूट फॉर इंजंक्शन। अब फिर से एग्जाम्पल तो ईशान का ही होगा। ठीक है ईशान, अब ईशान जो है ही इज अ कलाकार आदमी, परफॉर्मर है, सिंगर है। ठीक है, तो ईशान गाना गाता है, ही इज अ सिंगर, और मैंने इसका टैलेंट पहचान लिया। तो ईशान, क्या आप मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए गाना गाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि जब तक आप मेरे प्रोडक्शन हाउस के साथ गाना गा रहे हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तब तक आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ गाना नहीं गाएंगे। साइन कीजिए। हो गया साइन, डील फाइनल। ठीक है, अब ये जो बगल में बैठा है ना मयंक, इसका भी प्रोडक्शन हाउस है। अब इसने देखा कि ईशान तो बड़ा अच्छा गाना गा रहा है, अब ये ईशान के पास गया और इसको प्रलोभन दिया कि आजा आजा मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए गाना गा ले, उनको बड़ा पता चलना है। पर मुझे तो पता चल गया, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कोर्ट में जाऊंगी, और कोर्ट में जाकर इसके ऊपर क्या लगवाऊंगी? इंजंक्शन, कि आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे ही प्रोडक्शन हाउस के लिए गाना गाएंगे, किसी और के साथ काम तो मत करो ना काम, है ना? तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कुछ करने के लिए। एंड इंजंक्शन का मतलब क्या है? रोकने के लिए। बोलो हाँ या ना?
स्टे ऑर्डर्स लगा दिए जाएंगे कि ईशान आप किसी और के साथ गाना नहीं गा सकते जब तक आप मेरे प्रोडक्शन हाउस के साथ बाउंड हो, तब तक चलेगा। लिखो सूट फॉर इंजंक्शन। अच्छा, मैं जाऊंगी किसके पास? कोर्ट के पास। और इंजंक्शन का ऑर्डर भी कौन देता है? कोर्ट। लिखो सूट फॉर इंजंक्शन। वो स्टे नहीं होता, वो रजिस्ट्रेशन होता बेटा। यस, इंजंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, लिखो कोर्ट में इशू इंजंक्शन ऑर्डर्स। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कोर्ट में इशू इंजंक्शन ऑर्डर्स। so as to stop the party from doing what he promised not to do. What he promised not to do. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज अ नेगेटिव रेमेडी। इट इज अ नेगेटिव रेमेडी। कॉमा, meaning the court orders not to do something. Meaning the court orders not to do something. अच्छा, ये वाला देखो, ये वाला एग्जाम्पल। मानसी, मैंने सही बोला था? हाँ मानसी, मानसी एक बार रीड कर दो एग्जाम्पल नंबर 14। यही तो है हमारी जगह। हमारे पास क्या है? एन की जगह कौन था? ईशान। ईशान इज अ फिल्म स्टार और उसने कहा था कि वो हमारे ही प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करेगा। फिर बाद में आगे धोखेबाज, ऐसा क्यों किया आपने? हमारा प्रोडक्शन हाउस आपको अच्छे पैसे दे रहा था ना, फिर आप उसके साथ क्यों गए काम करने के लिए? तो हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। और कोर्ट को जाके क्या बोलेंगे? इंजंक्शन लगा दो। क्या कहेंगे? इंजंक्शन लगवा दो। वी विल आस्क द कोर्ट टू स्टॉप हिम फॉर एक्टिंग फॉर सम अदर प्रोड्यूसर। ठीक है, आज की सभा यहीं पे समाप्त होती है।